मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है अकाउंटिंग क्लास में आपका स्वागत है। अब तक हम लोगों ने जो है अकाउंटिंग के बारे में जाना कि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग की जो प्रोसेस है, हायरार्की बोलते हैं अपन, इसकी वंशावली अगर अपन देखें कि भाई किस तरह से अकाउंटिंग की जाती है, तो अकाउंटिंग में हमें 8 काम करने पड़ते हैं। सबसे पहला काम है जर्नल एंट्रीज, उसके बाद में है लेजर पोस्टिंग, उसके बाद में फाइंडिंग बैलेंसेस ऑफ ईच लेजर अकाउंट, उसके बाद में है ट्रायल बैलेंस, फिर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और फिर ओपनिंग बैलेंसेस। ये 8 काम अगर किसी को आते हैं तो उसको अकाउंटिंग आती है, ऐसा अपन ने समझा। अब ये 8 टर्म्स क्या हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यही हम सीखेंगे आने वाले टाइम में। ठीक है, हमने एक परिभाषा भी देखी अकाउंटिंग की, जिससे हमें अकाउंटिंग के बारे में ज्यादा बेहतर तरीके से मालूम पड़ा कि अकाउंटिंग इज टू राइट बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन अकाउंट बुक्स इन अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मेथड। व्यापार में होने वाले लेन देनों को विधिवत रूप से लेखा पुस्तकों में लिखना लेखांकन है, ऐसा हमने जाना। और इसमें जो खास 5 शब्द इस्तेमाल हुए हैं, व्यापार यानी कि बिजनेस, उसमें होने वाले लेन देन यानी ट्रांजेक्शन्स, इनको लिखना यानी टू राइट, अकाउंट बुक्स में लिखना, लेखा पुस्तकों में लिखना, और विधिवत रूप से लिखना, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मेथड, पूरा विश्व जिस तरीके को मानता है उस तरीके से लिखना, ये अकाउंटिंग है। और उसमें हमने बात समझी कि ये पूरी दुनिया में जो अकाउंटिंग का तरीका प्रचलित है, जो पूरी दुनिया अकाउंटिंग की जिस मेथड को अपनाती है, उसको हम बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली। तो दोहरा लेखा प्रणाली क्या होती है, इसके बारे में आज हम समझते हैं। और उसको समझने से पहले अपन कुछ टर्म्स, कुछ शब्दों के बारे में अपन पहले जानते हैं। जिन शब्दों से आप पहले से परिचित है उनको बेहतर तरीके से जानेंगे आज हम। तो वो जो शब्द जिसके बारे में मैं आज बात करना चाहता हूं वो है वस्तु। अंग्रेजी में बोलते हैं थिंग या थिंग्स, है ना, और उर्दू में बोलते हैं चीज। क्या चीज है ना, चीज, वस्तु, चीज या थिंग क्या होती है? तो कुछ बताना चाहोगे वस्तु किसे कहेंगे? वस्तु कोई चीजें रखी, जैसे कि ये अभी चेयर है, ये जो सामने रखा है, और बोर्ड है, मोबाइल, पंखा, ये सब चीजें है ना। क्या मैं चीज हूँ? क्या मैं वस्तु? मुझे तो वस्तु नहीं बोलेंगे ना, मुझे तो व्यक्ति बोलेंगे, है ना। तो आमतौर पर हम क्या मानते हैं कि जो मेरे हाथ में पेन है, सामने बोर्ड है, एसी है, पंखा है, कुर्सी, टेबल, स्टूल, ये मोबाइल भी रखा हुआ अपने सामने, ये सब वस्तुएं हैं, चीजें हैं। और अगर अपन इनका एक गुण देखें तो ये सब निर्जीव है ना, नॉन लिविंग है। तो वस्तुएं आमतौर पर निर्जीव होती है, ऐसा अपन मानते हैं, है ना। निर्जीव और सजीव 2 शब्द हैं, है ना। थिंग्स के बारे में अंग्रेजी में 2 टर्म्स हैं कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। थिंग्स को भी 2 भागों में बांट रखा है, सजीव वस्तु और निर्जीव वस्तु, ऐसा। तो वहां ज्यादा बेहतर समझ में आता है अंग्रेजी के अंदर, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी अपन बात कर लेते हैं। तो वस्तुएं आमतौर पर निर्जीव होती है, हमने देखा सभी निर्जीव थी, हमने जिनके बारे में बातचीत की। लेकिन अकाउंटिंग के पर्पज से जब हम वस्तु के बारे में बात करेंगे ना, तो वस्तुएं निर्जीव हो जरूरी नहीं है, ये 100% सही नहीं है, ये 99% ही सही है। ये बात क्यों? व्यापार में जब अपन वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से जब अपन बात कर रहे हैं, तो व्यापार में आमतौर पर वस्तुओं को खरीदा बेचा जाता है। मोबाइल की दुकान हो सकती है, कोई स्टेशनरी की दुकान हो सकती है, वहां स्टेशनरी बेची जा रही है, कोई कपड़ों की दुकान हो सकती है, कोई कंप्यूटर की दुकान हो सकता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जैसे कि टीवी, फ्रिज वगैरह बेच रहे हैं तो उनकी भी दुकान हो सकती है, फर्नीचर की दुकान हो सकती है ना। तो वहां सब वस्तुएं बेची जाती हैं, तो वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है और वो आमतौर पर निर्जीव होती है। लेकिन आपने सुना होगा पशु मेले भी लगते हैं जहाँ गाय, भैंस, भेड़, बकरियां खरीदी बेची जाती हैं, तो वो तो सजीव होती हैं और वस्तु की तरह खरीदी बेची जाती हैं। तो इसका मतलब वस्तुएं सजीव भी हो सकती हैं, लिविंग थिंग्स भी हो सकती हैं, है ना। तो ये 100% तो सही नहीं है कि भाई वस्तु जो है निर्जीव होती है, ऐसा तो नहीं कह सकते अपन। तो अगर अपन वस्तुओं के बारे में जानना चाहते हैं कि वस्तु की पहचान कैसे करें, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वस्तु के अंदर, क्या गुण होंगे, तो हम देखें कि ये तो 100% सही वाला गुण नहीं बोला यार, ये तो पक्की बात है, ऐसा तो नहीं है ना। सजीव भी हो सकती है वस्तु, निर्जीव भी हो सकती है। तो अगर हम वस्तु के बारे में ज्ञान लेना चाहें तो वस्तु किसे कहते हैं, तो वस्तु की परिभाषा जो है फिजिक्स में, ये जो भौतिक शास्त्र विषय होता है साइंस का, उसमें दिया हुआ है कि थिंग्स आर व्हिच आर हैविंग फिजिकल एग्जिस्टेंस। वस्तुएं वे हैं जिनका भौतिक अस्तित्व है। भौतिक अस्तित्व मतलब जिसे हम देख सके, जिसे हम छू सके, है ना। सो थिंग्स आर दोज व्हिच मे बी टच्ड, व्हिच मे बी सीन, तो जिसे देख सके और जिसे छू सके। तो वस्तु के अंदर जो है 2 गुण, ये 100% वाले गुण हैं। ये जो 2 गुण हैं ये 100% हैं, ये 100% होते हैं। वस्तुओं को आप देख भी पाएंगे और छू भी पाएंगे,
ठीक है, ये लेकिन भौतिक शास्त्र के अनुसार है, फिजिक्स के अनुसार है। वस्तु तो वही जिसको हम देख सके, छू सके, है ना, ये भौतिक शास्त्र कह रहा है। अच्छा, अगर हम अकाउंटिंग की बात करें तो अकाउंटिंग में जो है एक गुण और बढ़ा दिया गया है। इन दो गुणों का तो होना अनिवार्य है ही, एक गुण और होना चाहिए कि विच इज कैरिंग वैल्यू, जिसका मूल्य हो, जिसका मूल्य हो। तो वस्तु वो है अकाउंटिंग के पर्पज से जिसमें कि ये तीनों गुण हो 100%। अगर एक भी गुण कम हो गया तो फिर वो वस्तु नहीं है एज फार एज अकाउंटिंग इज कंसर्न, बिजनेस इज कंसर्न। तो व्यापार के दृष्टिकोण से हम वस्तु किसे मानेंगे, जिसको हम देख सकें, जिसको हम छू सकें और जिसकी कीमत हो। जैसे ये पेन है, इसको मैं देख सकता हूँ, छू सकता हूँ और इसकी 20 या 25 रुपए कीमत है, तो ये वस्तु है। ये सामने मोबाइल पड़ा हुआ है, इसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, इसकी 10,000 रुपए कीमत है, तो ये वस्तु है ना। ये सोफा जिसपे आप बैठे हैं या ये चेयर जिसपे हम बैठे हैं, हो सकता है 1,000 रुपए इसकी कीमत हो, देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, तो ये वस्तु है। लेकिन कचरा पात्र में कचरा पड़ा हुआ है, उसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन उसकी कीमत नहीं है, तो उसको वस्तु नहीं मानेंगे अकाउंटिंग के पर्पज से, व्यापार के पर्पज से। समझ रहे? तो वस्तु वो है जिसमें 3 गुण हो, जिसे हम देख सके, जिसे हम छू सके और जिसका मूल्य भी हो। ये बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट थोड़ी है। तो अब तक के डिस्कशन से हमने ये समझा कि वस्तुएं वे हैं अकाउंटिंग के पर्पज से जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं और जिनका मूल्य भी हो। अब अकाउंटिंग के पर्पज से वस्तुओं को 2 भागों में बांटा गया है। कुछ वस्तुओं को हम बोलेंगे गुड्स, अंग्रेजी में कहते हैं गुड्स, हिंदी में कहते हैं माल। और कुछ वस्तुओं को हम पुकारेंगे असेट्स, अंग्रेजी में असेट्स बोलते हैं और हिंदी में हम इसको संपत्ति बोलते हैं। कुछ वस्तुएं गुड्स की श्रेणी में, माल की श्रेणी में आएगी और कुछ वस्तुएं जो है संपत्ति की श्रेणी में आएगी। अब किन वस्तुओं को अपन गुड्स कहें, किन वस्तुओं को हम संपत्ति कहें, ये भी समझ लेते हैं। अगर कोई वस्तु आपने इसलिए खरीदी कि मैं इसको बेचूंगा और इससे लाभ कमाऊंगा और यही मेरा बिजनेस है, इसी में मैं डील करूंगा, तो अगर कोई वस्तु पुनः विक्रय के उद्देश्य से खरीदी गई है, रीसेल पर्पज से खरीदी गई है, तो वो वस्तु व्यापार में गुड्स कहलाएगी। जैसे अगर मैंने स्टेशनरी का सामान खरीदा था कि मैं तो दुकान चलाऊंगा स्टेशनरी को, इसको बेच के लाभ कमाया करूंगा, तो जो भी मैंने पेन, पेंसिल, रबर, कागज, रजिस्टर, किताबें खरीदी बेचने के उद्देश्य से, वो सब मेरी बिजनेस के अंदर गुड्स कहलाएगा। ठीक है? अगर मैं कुर्सी टेबल बेचना चाहता हूँ, फर्नीचर का सामान, तो मैंने जितना भी फर्नीचर खरीदा बेचने के उद्देश्य से, वो सब मेरे लिए गुड्स कहलाएगा, माल कहलाएगा। अगर मैंने कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह और कंप्यूटर के पार्ट्स, हार्ड डिस्क वगैरह और प्रिंटर वगैरह खरीदी कि सब उनको बेचूंगा, तो ये सब मेरे लिए गुड्स कहलाएगा। ठीक है? तो जो वस्तु रीसेल पर्पज से, पुनः विक्रय के उद्देश्य से, बेचने के उद्देश्य से खरीदी जाती है, उन सबको अपन गुड्स कहेंगे। ठीक है? माल कहेंगे। और कोई वस्तु इस तरह की है जो कि हमारे व्यापार के कार्य को सहज बनाएगी, हमारे बिजनेस के ऑपरेशन को नॉर्मल बनाएगी, बल्कि स्मूथ बनाएगी, उनके बिना बिजनेस को आसान तरीके से चलाना मुश्किल है, वो हमारे बिजनेस स्पेस यानी हमारा फैक्ट्री, गोदाम, शोरूम, ऑफिस में काम आएगा, इसलिए मैंने खरीदा, बेचना मैं नहीं चाहता उसको, तो वो संपत्ति कहलाती है। जैसे हमारे इस इंस्टीट्यूट में 20-25 कंप्यूटर लगे हुए हैं, बेचने के लिए नहीं है वो तो हमने इसलिए रखे कि बच्चे आगे प्रैक्टिस करें उसमें, तो ये बेचने के उद्देश्य से नहीं है। और कंप्यूटर होंगे तभी बच्चे मेरे पास कंप्यूटर सीखने आएंगे, ताकि उनकी प्रैक्टिकल क्लासेस भी हो पाए। तो वो हमने इसलिए रखा कि हमारा बिजनेस का स्मूथ ऑपरेशन हो, हमारा व्यापार सहज रूप से चल जाए। समझ रहे हैं? तो वो हमारी संपत्ति है। कुर्सी टेबल रखी हुई इधर या सामने रिसेप्शन पे, इसलिए कि भाई हमारे जो कस्टमर्स आए, जो विद्यार्थी आए, वो बैठे और जो पूछने के लिए आए वो भी बैठ जाए, इंतजार कर पाए। तो वो कुर्सियां जो रखी हुई हैं, टेबल जो रखा हुआ, वो बेचने के लिए नहीं है, वो पुनः विक्रय के उद्देश्य से नहीं है, रीसेल पर्पज से नहीं है, या ये एसी अपने लगा रखा है, पंखा लगा रखा है, बेचने के लिए नहीं है, इस्तेमाल के लिए है ना। तो ये सब संपत्ति की श्रेणी में आएंगे। तो कुल मिलाकर जो वस्तु हमने बेचने के उद्देश्य से खरीदी वो तो माल की श्रेणी में आएगी, और अगर कोई बेचने के लिए नहीं बल्कि इस्तेमाल के लिए खरीदी है तो संपत्ति की श्रेणी में आएगी। अच्छा, एक बात और है कि कई बार तो क्या होता है, हम सामान जिस रूप में लाते हैं उसी में बेच देते हैं। जैसे हम कुर्सी लाया, कुर्सी बेच दी, कंप्यूटर लाया, कंप्यूटर बेच दिया, परचून का सामान लाया, परचून का सामान बेच दिया, उसको उसी रूप में बेच दिया जिस रूप में लाया था। लेकिन अगर मान लो मैंने एक बहुत बड़ा कारखाना खोल लिया और वहां पे मैंने बड़ी चक्की सी लगा ली, बड़ी सी, और मैं ट्रकों के ट्रक गेहूं लेके आता हूँ, फिर उनको पीस के और कई तरह के अनाज मिला के, आजकल तो ऐसा होता है कि भाई ऐसा कहते हैं कि ना, एक अनाज आटा, गेहूं का आटा खाने की जगह 4-5 अनाज मिक्स करके, बेजड़ी की रोटी बोलते हैं जैसे अपन है ना, तो मिक्स अनाज भी होना चाहिए। तो अपन ने अलग अलग तरह के अनाज लेकर आए और फिर उनको पीसा, उनके आटे बनाए, सिर्फ गेहूं का आटा भी बनाया, जौ का आटा भी बनाया, मिक्स आटा भी बनाया, दालों को पीसने के लिए अपने फैक्ट्री लगा ली। तो हम लाते तो हैं अनाज,
मोटा दाना, मोटा अनाज है ना, अलग अलग तरह के दालें, और फिर उनको पीस के उनका जो है पाउडर फॉर्म में उसको बेचते हैं, जैसे आटा बेचते हैं, बेसन वगैरह बेचते हैं, ऐसा करते हैं। तो हमने एक फैक्ट्री डाली, तो लाए तो हम थे अनाज और बेचा हमने आटा या बेसन, है ना, या मसाले पीस के बेचे, साबुत लाए मसाले और फिर पीस के बेचे। तो वो हमने उत्पादन किया, ऐसा बोलेंगे हमने, मैन्युफैक्चरिंग करी। तो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं अगर अपन रीसेल पर्पज से, तो वो जो मैन्युफैक्चर किया हुआ सामान है वो भी माल की श्रेणी में आएगा। जैसे मान लो मैं एक अच्छा खाती हूँ, या मैंने कुछ खातियों को अपने साथ अपने जोड़ रखा है और एक कारखाना ले लिया मैंने। अब मैं जो लकड़ी होता है ना, पेड़ों की जो लकड़ी आती है, वो बोर्ड, सनमाइका, फेविकोल, कीले, ये सब खरीद के लाके रख लिया अपनी फैक्ट्री में, और मेरे कारीगर उनसे काट पीट के बेंच, स्टूल, चेयर्स, मेजेस और भी कई चीजें जैसे कि पलंग बना दिए, है ना, ड्रेसिंग टेबल बना दी, और भी कुछ दराजे वगैरह भी बना दी, और लोगों की डिमांड के हिसाब से भी बना देते हैं फर्नीचर, और फिर हम बेचते हैं उनको। तो अब ये भी हमारे लिए माल ही है। तो मैं तो लाया तो था थान के थान कपड़े, उनको काट पीट के मैंने उसे पैंट शर्ट और टी शर्ट वगैरह बना दी और फिर बेच रहा हूँ। तो जिस रूप में लाया उस रूप में ना बेचकर उसका रूप परिवर्तित करके बेचा, उसका जो है मैंने, ये मैं कहूँगा कि इसको मैंने मैन्युफैक्चर करके बेचा, मैंने उत्पादन करके बेचा, ऐसा कहा जाएगा। तो अगर कोई वस्तु आपने खरीदी या उत्पादित की ताकि आप उसे बेच सकें, है ना, इफ यू बॉट समथिंग और यू हैव मैन्युफैक्चर्ड समथिंग फॉर रीसेल पर्पस, वो माल की श्रेणी में आएगा, है ना। और जो बेचने के उद्देश्य से नहीं खरीदी, व्यापार के डेली ऑपरेशन को, नित्य कर्म को जो है सहज बनाएगा, स्मूथ बनाएगा, उसके लिए खरीदी हुई चीज, तो वो असेट्स कहलाएंगे। अच्छा, एक ही वस्तु जो है माल भी हो सकती है, संपत्ति भी हो सकती है। उद्देश्य क्या है? क्या रीसेल पर्पज से है तब तो माल है, गुड्स है, और रीसेल पर्पज से नहीं है तो असेट है। जैसे मान लो आप अकाउंटेंट के रूप में किसी दुकान पर गए जहां पे की कुर्सी टेबलें बेची जाती है, तो वहां जितने फर्नीचर का सामान रखा हो सब गुड्स है, और वहां एक कंप्यूटर भी रखा हुआ है, तो वो कंप्यूटर वहां असेट है, क्योंकि उसमें हिसाब किताब रखा जाता है। समझ रहे? वहां एक कंप्यूटर भी रखा होता है जिसमें हिसाब किताब रखा जाता है। तो वो कंप्यूटर जो है बेचने के लिए नहीं है, इस्तेमाल के लिए है, व्यापार के बिलिंग वगैरह में मददगार है वो, तो वो असेट है, बेचने के लिए नहीं है। इसी तरह से आप एक ही संस्था में अकाउंटेंट बन के चले गए जहां पे कि कंप्यूटर्स, लैपटॉप वगैरह और कंप्यूटर के पार्ट्स वगैरह बेचे जाते हैं, तो वहां जो है वो कंप्यूटर के पार्ट्स जो है, कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, वो तो बन गए गुड्स, माल। और वहां कुर्सी टेबल रखी हुई जहां जिसमें बैठ के आप हिसाब किताब रख रहे हो, बिल काट रहे हो, है ना, लोगों से बातचीत कर रहे हो, तो वो कुर्सी टेबल बेचने के लिए नहीं है, तो वहां पे वो असेट बन गई। कहने का मतलब है एक वस्तु अपने आप में माल या संपत्ति नहीं है, किस उद्देश्य से हमारे दुकान में, हमारे गोदाम में, हमारी फैक्ट्री में, ऑफिस में रखी हुई है, उस पर डिपेंड करता है। अगर वो बेचने के लिए खरीदी गई है या उत्पादित की गई है तब तो वो गुड्स माल की श्रेणी में आएगा, और अगर वो इस्तेमाल के लिए खरीदी गई है, बेचने का उद्देश्य नहीं है, हालांकि बिक सकता है, मूल्य तो है उसका भी, बिक तो सकता है, जरूरत पड़ जाए तो हम बेच के या पुराना हो जाए बेच के हम वापस नया लेकर आ सकते हैं, लेकिन उसमें हम डील नहीं करते। आए दिन बेच रहे हैं ऐसा नहीं है, वो तो पुराना होने पे तो साल, 2 साल, 5 साल बाद बेचेंगे, फिर नया लाएंगे शायद, है ना। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कोई वस्तु अगर पुनः विक्रय के उद्देश्य से खरीदी गई तो वो गुड्स की श्रेणी में आएगा, और अगर वो पुनः विक्रय के उद्देश्य से नहीं बल्कि व्यापारिक स्थल यानी कि शोरूम, गोडाउन, फैक्ट्री, ऑफिस, दुकान आपका जहां पे भी वो रखा हुआ है वो बेचने के उद्देश्य से नहीं है, तो वो संपत्ति कहलाएगी। बात समझ आ गई? जब आपको ये गुड्स और असेट के बारे में समझ में आ गया तो अब आप डबल एंट्री सिस्टम को समझ सकते हैं। मैं आपको समझाता हूँ एक उदाहरण के साथ में डबल एंट्री सिस्टम को। एक सौदा, एक लेन देन, एक मामला हुआ बिजनेस के अंदर 1/4/2023 को, और उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। गुड्स परचेज्ड इन कैश, ₹1000। 1000 रुपए का माल खरीदा गया है नगद पैसे देकर, ठीक है। गुड्स यानी कि माल खरीदा गया है और पैसा देकर नगद में खरीदा गया है, ठीक है। ये बात समझ आ गई? अभी अपन अकाउंटिंग जो है नहीं जानते, इनिशियल स्टेज पे, लेकिन अकाउंटिंग क्या है ये समझने के लिए, डबल एंट्री सिस्टम क्या है समझने के लिए अपने व्यापार में हुआ एक मामला देखा, एक ट्रांजेक्शन देखा, एक लेन देन देखा, एक सौदा देख रहे हैं अपन, ठीक है। अब इस मामले में आपको अकाउंटिंग करनी है साहब। तो डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है कि जब भी व्यापार में कोई लेन देन होगा तो 2 बातें हो जाएंगी, और उन दोनों बातों के बारे में आपको अकाउंट बुक्स में लिखना चाहिए। डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली, यानी कि 2 चीजों के बारे में लिखना है। सपोज मैं ये पेन लेने के लिए गया कहीं पे और मैंने उससे पूछा भाई कितने का दिया, उसने बोला 25 रुपए का। कुछ कम कर दे, उसने बोला नहीं भाई एक ही रेट है। तो मैंने चलो ठीक है एक दे दो।
अब जैसे ही डील हुई तो उसने एक बिल बनाया 25 रुपए का और मुझे थमाया पेन के साथ में और मैंने 25 रुपए उसको दे दिए। तो यहाँ दो बात हो गई, 25 रुपए का पेन मेरे व्यापार में मेरी जेब में आ गया और मेरी जेब में से 25 रुपए चले गए। मुझे इन दोनों के बारे में लिखना पड़ेगा कि 25 रुपए पेन आ गया और 25 रुपए कैश नगद मेरे जेब से चले गए, मेरे गले में से चले गए, मेरी कैश बॉक्स में से चले गए। समझ रहे? तो यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ कि हमने गुड्स खरीदा है, बेचने के उद्देश्य से खरीदा है कोई सामान, ये मतलब हो गया इसका, है ना, और पैसे देके खरीदा है। तो इसमें दो बातें हो रही है, प्लस हो रहा है एक तो हमारे पास गुड्स आ गया ना व्यापार में 1000 रुपए का, और माइनस हो गया हमारे पास से कैश यानी कि पैसा 1000 रुपए का। ये बात समझ आ रही है? 1000 रुपए का गुड्स आ गया और 1000 रुपए का कैश चला गया। हमारे इस लेन देन की वजह से दो बातें, दो पक्ष, दो मामले हो गए। एक तो गुड्स नाम का पक्ष है और एक दूसरा जो है पार्टी है, पक्ष है, मामला है कैश का। हमें इस सौदे में दो बातें दिख रही हैं। एक तो गुड्स का पक्ष दिख रहा है, एक पक्ष ये है, एक साइड ये है, एक पार्टी ये है, एक मामला ये है, एक बात ये है, एक चेहरा ये है। ऐसा हम कुछ भी कह सकते हैं ना, मतलब हमें दो चेहरे दिख रहे हैं, एक पक्ष ये है और दूसरा पक्ष ये दूसरी पार्टी है। हम वही तमाम टर्म्स इसके साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि दूसरी पार्टी ये है, दूसरा पक्ष ये, दूसरा चेहरा ये है, दूसरा साइड ये, दूसरा मामला ये, दूसरी बात ये होगी, दूसरा फैक्ट ये है। तो दो मामले यहाँ पे बन रहे हैं, दो चीजें प्रभावित हो रही हैं, दो हमें चेहरे नजर आ रहे हैं, दो बातें नजर आ रही हैं हमको, या दो साइड दिख रहे हैं हमको। एक तो गुड्स का पक्ष दिख रहा है और एक कैश का पक्ष दिख रहा है। दो पक्ष है ना, एक प्लस हो रहा है और एक माइनस हो रहा है, ये भी दिख रहा है। अब हम अकाउंटिंग करते वक्त हम ये जो दो पक्ष हैं, दो साइड्स हमें दिख रहे हैं, इनको पक्ष या साइड नहीं बोलते, बल्कि हम इसको बोलते हैं अकाउंट। साहब ये गुड्स का भी अकाउंट है और कैश का भी अकाउंट है, हिंदी में बोलते हैं खाता। हम ऐसा कहने की देंगे कि साहब गुड्स नाम का पक्ष प्रभावित हो रहा है और कैश नाम का पक्ष प्रभावित हो रहा है, हम इसे बोलेंगे गुड्स नाम का अकाउंट प्रभावित हो रहा है और कैश नाम का अकाउंट प्रभावित हो रहा है। कोई दिक्कत थोड़ी है, समझ आ रही बात? अच्छा, एक और मामला हो रहा है कि प्लस और माइनस हो रहा है। इधर हम अकाउंटिंग में प्लस और माइनस टर्म का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम दूसरा टर्म इसमें इस्तेमाल करेंगे। प्लस की जगह हम इस्तेमाल कर रहे हैं डेबिट और माइनस की जगह हम इस्तेमाल कर रहे हैं क्रेडिट। तो हम ऐसा कह सकते थे कि गुड्स नाम का पक्ष प्लस हो रहा है, हम बोलेंगे गुड्स नाम का अकाउंट डेबिट हो रहा है। हम ऐसा कह सकते थे कि कैश नाम का पक्ष माइनस हो रहा है, हम कहेंगे कैश नाम का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। बस समझ आ रही? हाँ, अब आपके मन में ख्याल आएगा यार प्लस माइनस ज्यादा आसान था, ये डेबिट क्रेडिट क्यों लिया है ना? इसके पीछे कारण है। प्लस माइनस कभी भी नहीं सोचना हमको, ये आज समझाने के लिए बता रहा हूं मैं आपको क्यों नहीं प्लस माइनस किया गया बल्कि डेबिट क्रेडिट टर्म इस्तेमाल कर लिया गया। ये आपको 3 दिन बाद समझ आएगा। जब हम 3 दिन पढ़ लेंगे ना तब आपको समझ आएगा अच्छा ये कारण था कि प्लस माइनस इस्तेमाल नहीं किया गया, नहीं तो गड़बड़ हो जाती बहुत ज्यादा। डेबिट क्रेडिट करने के पीछे कारण। तो कुल मिलाकर हमने ये देखा कि जब हमने गुड्स को खरीदा तो गुड्स नाम का अकाउंट हमें डेबिट करना है 1000 रुपए से और कैश नाम का अकाउंट क्रेडिट करना है 1000 रुपए से। बस ये डबल एंट्री सिस्टम। हर लेन देन में एक अकाउंटेंट को देखना पड़ता है कि कौन से दो पक्ष प्रभावित हुए, यानी कौन से दो अकाउंट प्रभावित हुए। एक ये देखता है और मैं किसको डेबिट करूं, किसको क्रेडिट करूं और कितनी रकम से करूं। बस यही काम है अकाउंटेंट का। तो यही सीखेंगे आने वाले टाइम में, समझ आ रही बात? और यही डबल एंट्री सिस्टम कहलाती है। अब जब आप ऐसा देखते हैं कि अरे यार इतना आसान था अकाउंटिंग, ये तो बहुत आसान है कि गुड्स आ रहा है तो उसको डेबिट कर दो, पैसा जा रहा है क्रेडिट कर दो, है ना? बहुत आसान है। तो अगर इतना ही आसान है अकाउंटिंग तो फिर तो कॉमर्स वालों के 100% मार्क्स आने चाहिए, लेकिन नहीं आते अकाउंट्स के अंदर सबके 100% मार्क्स, कहीं तो फेल भी हो जाते हैं। तो वो क्यों हो जाते हैं? उसके पीछे है कारण ये कि कुछ डाउट्स हो जाते हैं, इसमें कुछ कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो मैं आज एक कंफ्यूजन तो आपका खत्म करूंगा जो कि आमतौर पर हो जाता है, वो अभी अगले उदाहरण में मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है वो, कंफ्यूज इसलिए नहीं करूंगा मैं आपको कि भाई आपको परेशान करना है, बल्कि इसलिए कि भाई एक मामला तो खत्म हो। तो अब हम एक सौदा और देखते हैं जिसमें ये पूरा जो माल हमने 1000 रुपया खरीदा था पूरा पूरा हमने बेच दिया। हाँ, मैं इस सौदे को दूसरे सौदे में कन्वर्ट कर रहा हूँ। 2 तारीख डाल दी मैंने इधर, 2-4 तारीख को क्या हुआ कि ट्रांजेक्शन है अबव गुड्स, यानी ये एक तरह की तो एंट्री हो चुकी है। अबव गुड्स
सोल्ड इन कैश और 1000 की जगह 1200 रुपये लिखा हुआ। ये पहले वाला एंट्री काट दी मैंने ना, और हमें अब आपको दूसरा सौदा बता रहा हूँ, इसको मिटा देता हूँ, ये जो हमने लॉजिक लगाया है इसको। अब 2 तारीख को क्या हुआ कि जो माल हमने 1 तारीख को खरीदा था 1000 रुपए का, हाँ, उस 1000 रुपए के माल को 1200 रुपए में बेच दिया हमने। ये बोल रहा है कि अबाउ गुड्स, उपरोक्त माल नगद में बेचा, अबाउ गुड्स सोल्ड इन कैश 1200, 1200 में बेच दिया हमने सारा का सारा माल। अब इसमें हम क्या डेबिट क्रेडिट करें ये देखते हैं, ठीक है। देखो ये तो पक्का है कि गुड्स को बेचा गया तो पैसा आ रहा है, पक्का ना, तो पैसा तो प्लस हो रहा है ना, पक्का। और माल जा रहा है तो गुड्स तो माइनस हो रहा है, ये भी पक्का है ना। इसमें कोई डाउट है? पहले तो बताओ, इसमें कोई डाउट है कि भाई पैसा आ रहा है, नगद में माल बेचने से पैसा आ रहा है, ग्राहक पैसे दे रहा है और माल जा रहा है ना। अच्छा बेटा योगेश्वरी है ना, योगेश्वरी बेटा आप ही बताओ कैश कितना प्लस हो रहा है? 200 रुपीज प्लस हो रहा है ना। अच्छा, और गुड्स कितना माइनस हो रहा है? 1000 का गुड्स माइनस हो रहा है। ऐसे ही समझ में आया ना आपको? लेकिन कई जने ऐसे कहते हैं कि साहब कैश जो है 1200 रुपए का प्लस हो रहा है और 1200 रुपए का ही गुड्स माइनस हो रहा है, ऐसा भी कहते हैं। तो कंफ्यूजिंग हुआ है। अब ये भी सही लग रहा है, तो ये भी सही लग रहा है, पहले वाला भी सही लग रहा है, तो एक ही सही है बात। यही कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। अब यही कंफ्यूजन खत्म करते हैं अपन, ठीक है। अब यहां पर जो है 2 बंदों को मैं लेके आ रहा हूं। एक ही बंदा है, ये मेरा ग्राहक है। कल मैं 1000 रुपए का एक सामान लेकर आया था, ये एक सामान, ये वो सामान है जो मैं कल खरीद के लाया था। 1000 रुपए में लाया था कल, मैं मेरी दुकान पे सजा के रख दिया। अब ये ग्राहक आया मेरे पास, पूछता है भाई साहब ये कितने का दिया? मैंने बोला 1200 का। तो बोला भाई साहब कुछ तो कम करो। मैंने बोला भाई साहब यही रेट है। चलो ठीक है दे दो। ये मुझे कितने पैसे देगा ये वाला आदमी इस चीज के? 1200। पक्का? तो मेरे पास पैसे कितने आए? तो मुझे पता चाहिए कैश कितना प्लस हुआ, पैसा कितना प्लस हुआ मेरे पास। जिसने ये 200 रुपए सोचे ना, वो तो ये सोच रहा है कि कितने कमाए। भाई 1000 रुपए कल लाया था, 1200 में आज बेच दिया, तो 200 रुपए कमाए, तो आपने कहा कैश प्लस हो रहा है 200 रुपए। लेकिन कल हमने एक डिस्कशन किया था अकाउंटिंग के अंदर जो है, जब हम खरीदेंगे ना, जैसे 1000 रुपया खरीदा तो एक तरफ लिखते जाएंगे 1000 खरीदा, 2000 खरीदा, 3000 खरीदा, ऐसे लिखते जाएंगे। वो जब बेचा तो वो भी लिखते रहते हैं, भाई 1200 बेचा, 1500 बेचा, 1800 बेचा, साल भर यही करते रहते हैं। अब बेचा जितने में वो ज्यादा हो गया, अगर वो साइड वसूल ज्यादा हो गया और लगा जेब से कम, खरीदते हुए कम पैसे लगे, तो प्रॉफिट तो अपने आप अकाउंट बुक से बता देती है। आपको हर सौदे पे कितना कमाया ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। आप समझो मेरी बात? हर सौदे पे व्यापारी ये नहीं लिखता कि कितने रुपए कमाए। मान लो वो आज पहला दिन था और वो 5000, परचूनी की दुकान थी एक, मान लो एक परचूनी की दुकान थी और उसका पहला दिन था, उसने 10,000 रुपए का सामान लाके अपनी दुकान में रखा। कुछ चाय पत्ती, कुछ चावल, कुछ चीनी, कुछ पार्ले जी, कुछ तेल, कुछ घी, सब लाके रख लिए। 10,000 रुपए का सामान है, तो उसने अपने अकाउंट बुक्स में लिख लिया होगा कि भाई माइनस 10,000, भाई पैसे चले गए 10,000, ठीक है, ऐसे लिखा होगा कि 10,000 रुपए चले गए। अब एक बच्चा दौड़ता हुआ आया, बोला भाई साहब पार्ले जी देना, तो बोला लाओ जी 5 रुपए। तो उसने पार्ले जी दिया और 5 रुपए ले लिए उससे। तो दुकानदार क्या करेगा, दूसरी तरफ उस तरफ प्लस वाले साइड में लिखेगा 5 रुपए। वो ये नहीं देखेगा मेरी पार्ले जी 4.5 रुपए की आई थी तो 50 पैसे लिख दूं, ऐसे लिखेगा। साल भर जितना खरीदा वो एक तरफ लिखता रहता है तो पैसे लग गए, और साल भर जितना का बिका वो एक तरफ लिखता रहता है। अगर बिका हुआ साइड ज्यादा हो जाता है तो प्रॉफिट अपने आप आ जाता है उसके अंदर, और अगर खरीदे वाला साइड ज्यादा आ जाता है, जगह जेब से लगे हुए पैसे ज्यादा आ जाते हैं, तो नुकसान हो गया बिजनेस में। तो प्रॉफिट या लॉस की गणना जो है, लाभ या हानि की गणना जो एक निर्धारित अवधि के बाद ही करते हैं, जो कि आमतौर पर 31 मार्च को की जाती है। 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि के लिए अपना अकाउंटिंग करते हैं सरकारी नियमों के अनुसार। इसे हम एक वित्तीय वर्ष बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर। हम इसके बारे में बातचीत कर चुके हैं ना। तो अकाउंटिंग जब आप करते हो तो प्रॉफिट या लॉस तो अपने आप ही मालूम पड़ जाता है।
आपको हर सौदे में प्रॉफिट या लॉस निकालने की जरूरत नहीं है। तो जो 200 रुपए की गणित बता रहा है कि 200 रुपए कमा लिए, वो तो प्रॉफिट की गणित कर रहा है, और प्रॉफिट तो हमें गिनना ही नहीं है हर सौदे पे। यहां जो कैश प्लस हुआ उसका मतलब ये नहीं है कितने कमाए, इसका मतलब है कि कितने आए। तो कितने आए पैसे व्यापार में, ये कितने पैसे देगा मुझे, 1200 देगा। समझ रहे? अच्छा, अब ये यहां तो बात समझ में आएगी साहब, कैश जो है 200 रुपए से प्लस नहीं हो रहा, 1200 से प्लस हो रहा है। अब इसमें क्या करें, इसको देखते हैं। ये वो व्यक्ति है जिससे मैंने कल खरीदा था 1000 रुपए में, मेरा उस व्यक्ति से डील चल रही है, वो नोट 1200 रुपए से गिन रहा है, मैं यूं लेके खड़ा हूं ये सामान, इतने में ये आ गया। बोला भाई एक बार साइड में आना। बोला हाँ बोलो। बोला ये तेरे 1000 रुपए पकड़ और मुझे मेरा सामान वापस दे दे, ये वापस दे दे। क्या मैं दे दूंगा इसको? मैं बोलूंगा भाई देख वो 1200 रुपए गिन रहा है, अगर तुझे चाहिए तो वैसे तो बनता ये है कि 1300 दे तब दूं तेरे को, लेकिन भाई तेरे तो तुझसे मेरी जानकारी है, आप तो मेरे सप्लायर हो, आपको 1300 तो नहीं मांग रहा मैं आपसे, उतने तो दो जितने मेरा बिक रहा, वरना मैं तो उसी को देना प्रीफर करूंगा। और आपको बोलूंगा भाई आप थोड़े लेट हो गए, मैं उसके ऊपर आपको प्राथमिकता तभी दूंगा जबकि आप 1200 रुपए गिराओ। अब ये वस्तु कितनी की हुई? वस्तु जितने में बिक जाए उतने की होती है। आज मैं इस वस्तु का बिल कितने रुपए से बनाऊंगा? 1200 से बनाऊंगा इसका बिल, तो ये वस्तु 1200 की ही है। कल जब मैंने इसको खरीदा था तो उस सामने वाली पार्टी ने इसने बिल कितने का बनाया था? 1000 का बिल बनाया था, तो 1000 की वस्तु थी। आज इसके बिल बनेगा 1200 से, तो ये 1200 की है। वस्तु जितने में बिकती है, कल ये किसी ने बेचा था 1000 में, ये 1000 की थी वस्तु, आज हम मैं बेच रहा हूँ 1200 तो 1200 की है। और कल को वो मेरा ग्राहक ले जाए किसी को 1500 बेचेगा तो 1500 की कहलाएगी उस दिन वस्तु। वस्तु जितने की बिक जाए उतने की होती है। तो ये वस्तु गई मेरे पास से कितने रुपए की गई? 1200 की गई, या 1000 रुपए की नहीं है वस्तु। कल थी 1000 रुपए की, जब उसकी तो एंट्री हो चुकी। आज तो 1200 में बिक रहा है, तो 1200 रुपए से ही एंट्री होगी। बिल का अमाउंट कितना है, बिल में इसका मूल्य कितना दर्शाया गया इस वस्तु का? 1200, तो उससे ही होगी एंट्री। तो इससे एक बात और समझ में आती है कि जितना प्लस हुआ उतना ही माइनस होता है। कल देखा था आपने, एक तारीख वाली एंट्री में देखा आपने कि 1000 रुपए प्लस हुए तो 1000 रुपए माइनस हुए थे, 1000 रुपए डेबिट हुए तो 1000 रुपए क्रेडिट हुए थे। यहाँ देखो 1200 प्लस और 1200 क्रेडिट माइनस। ये भी बात ध्यान रखना, जितने रुपए से डेबिट करना अकाउंट को उतने से ही क्रेडिट करना पड़ेगा। ये भी एक नियम है, छुपा हुआ नियम। अब इस सौदे में देखें, ये कैश नाम का एक पक्ष है और एक गुड्स नाम का पक्ष है ना। तो ये कैश का पक्ष में बोल के बोलेंगे अकाउंट, ये अकाउंट का शॉर्ट फॉर्म है A/C, और दूसरा अकाउंट है गुड्स का। ठीक है, कैश अकाउंट प्लस हो रहा है, पैसा आ रहे हैं ना, तो प्लस की जगह डेबिट करना है। डेबिट को हम BR से भी दिखा सकते हैं, बाय से भी दिखा सकते हैं, BY बाय। और गुड्स माइनस हो रहा है यानी कि क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट को हम CR से और 2 से भी दिखा सकते हैं। समझ में आ रही बात? इस मामले को मैं थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करता हूं, थोड़ा सा और जटिल बनाता हूं। मान लो ये माल जो है हम बेचना चाहते थे 1200 में, लेकिन बिक नहीं रहा था, 1 महीना हो गया, जो भी ग्राहक आवे लेवे नहीं 1200 में। मैं परेशान हो गया यार, बहुत दिन से भैया 1200 बेच रहा हूं। फिर मैंने 1100 की रेट कर दी इसकी, फिर 15 दिन बीत गए, लोग 1100 में भी नहीं ले रहे, 1.5 महीना हो गया। अब 1.5 महीने बाद मेरा दिमाग खराब हो चुका था कि यार ये तो मैं गलत चीज खरीद रहा है, तो बिकी नहीं थी। अब सुबह पहले एक ग्राहक आया, पैसा कितने का दिया? मैंने यूं ही बोल दिया 900 रुपए का दिया। तो उसने बोला लाओ दे दो। तो मुझे पैसे कितने देगा वो? 900 ही देगा, तो 900 रुपए प्लस होंगे। मैं बिल कितने का बनाऊंगा इसका? तो गुड्स कितने का जाएगा? समझ में आ रही है बात? 900 रुपए से डेबिट, 900 रुपए से क्रेडिट। हाँ, तो डबल एंट्री सिस्टम ये कहता है कि जब भी कोई लेन देन होगा तो व्यापार में 2 पक्ष प्रभावित होंगे, और प्रत्येक पक्ष को एक खाता कहा जाएगा, एक अकाउंट कहा जाएगा। एक को आपको डेबिट करके दिखाना है, एक को आपको क्रेडिट करके दिखाना है। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि दोनों पक्ष समान राशि से ही डेबिट और क्रेडिट होंगे। ये डबल एंट्री सिस्टम का मर्म है, सारांश है, समरी है। ठीक है, इस बात को हम और आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।